आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे वाइंडिंग इन अल्टरनेटर, यानी कि अगर थ्री फेज मशीन है आपके पास तो उसके अंदर हम लोग को वाइंडिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हमें ये पूरी वाइंडिंग परफॉर्म करेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं, यानी कि इस वाइंडिंग को हम लोग को करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे कि कोई चीज़ बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको क्या चीज़ सीखनी। सबसे पहले ये इस तरीके की कुछ थ्री फेज अल्टरनेटर दिखता है, यानी कि अगर मैं थ्री फेज अल्टरनेटर को एक डायग्राम के रूप में बनाऊं, ठीक है, 2D शेप में बनाऊं तो कुछ इस तरीके की दिखेगी। ठीक, अब क्या करना है, इस पे अगर वाइंडिंग करके दिखाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हम लोग एक कैंची लेते हैं और इस तरीके की लेते हैं कि हम लोग इसको यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ से कट कर देते हैं और ये पूरी जो बेल्ट है, ये जो सरकमफ्रेंस दिख रहा है ना, ये बिल्कुल इस तरीके की बेल्ट की तरह मानो, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। तो अगर इसे ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ अगर मैं यहाँ से कट करके इसे ओपन कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से स्लॉट्स अरेंज हो जाएंगे लीनियर लाइन में, यानी कि एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे ये। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक की बात कर रहे हैं, यानी कि वाइंडिंग अगर तुम्हें सीखनी है तो सबसे पहले अगर बेसिक की बात करें तो वहां पे हमने मशीन को बीच में से कट कर लेना है, सरकमफ्रेंस को, और उसके जितने भी स्लॉट्स हैं उन्हें क्या होना है, एक लीनियर लाइन में अरेंज कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर समझना बहुत आसान है। यहाँ से हम लोग सीखेंगे कैसे हमें सिंगल लेयर कैसे हमें थ्री फेज वाइंडिंग करनी है। ठीक है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि लेयर क्या होती है। तो देखो, सिंगल लेयर होती है वाइंडिंग, मैंने आपको पुराने लेक्चर में बताया था। एक होती है सिंगल लेयर वाइंडिंग, ठीक है, और एक होती है डबल लेयर वाइंडिंग। अब इसको समझते हैं, ये क्या मतलब होता है, बेसिक समझा दे रहा हूँ। तो सिंगल लेयर का क्या मतलब हुआ कि अगर जैसे ये हमने यहाँ से अगर इसे कट कर दिया तो ये मैंने इस पर्टिकुलर स्लॉट्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया एक लीनियर लाइन में। देखो ये सारे क्या है, एक लीनियर लाइन में मैंने इन्हें अरेंज कर दिया। ठीक है, जो कि एक्चुअल में सरकमफ्रेंस यानी कि सर्कुलर फॉर्म में अरेंज थे, सर्किल के रूप में अरेंज थे। ठीक, तो अब सिंगल लेयर का क्या मतलब हुआ कि अगर एक स्लॉट की बात करी जाए, अगर मान लेते हैं इस तरीके से स्लॉट्स है, मैं इनको मैग्नीफाइंग कर दे रहा हूँ, तो एक स्लॉट के अंदर एक कंडक्टर रखा होगा। दिस इज द वन कंडक्टर, वन कंडक्टर, वन कंडक्टर। तो अगर एक स्लॉट के अंदर एक कंडक्टर तुमने रखा हुआ है तो दिस वन इज द सिंगल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, नाउ डबल लेयर का क्या मतलब हुआ, सेम स्लॉट के अंदर अगर मैं दो कंडक्टर डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगी तुम्हारी डबल लेयर वाइंडिंग। देखो ये हो गया डबल लेयर, दिस वन इज आल्सो डबल लेयर एंड दिस वन इज डबल लेयर। ठीक है, तो बेसिक समझ में आ गया होगा। तो सिंगल लेयर का मतलब क्या हुआ, एक स्लॉट के अंदर अगर एक कंडक्टर रखा तो सिंगल लेयर हो गया, एक स्लॉट के अंदर अगर डबल दो कंडक्टर रखें तो दिस वन इज द डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, तो टू कंडक्टर पर स्लॉट, तो सिंगल लेयर का मतलब क्या हुआ, वन कंडक्टर पर स्लॉट। ठीक है, ये है सिंगल लेयर आपका। और डबल कंडक्टर का मतलब टू कंडक्टर पर स्लॉट, टू कंडक्टर पर स्लॉट। ठीक है, इस तरीके की वाइंडिंग जो होती है डबल लेयर वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ये जनरली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होती है, इसीलिए मैं इस लेक्चर के अंदर डबल लेयर पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा सिंगल लेयर वाइंडिंग हमें कैसे परफॉर्म करनी है सिंक्रोनस मशीन की, या ठीक है, तो ये हम लोग इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने, आपको क्या करना है, थ्री फेज अल्टरनेटर है, सिंगल लेयर की, उस पर वाइंडिंग करनी है, टू पोल्स की मशीन है, टू पोल की मशीन है और 12 स्लॉट है उसके अंदर। ठीक है, 12 स्लॉट का अल्टरनेटर है। तो हमें पता क्या करना है, एक तो वाइंडिंग डायग्राम को पता लगाना है, और क्या पता लगाना है, हमें एक फेज स्प्रेड पता करना है, फेज स्प्रेड को पता करना है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें पता लगानी है। तो थ्री फेज अल्टरनेटर, नाउ इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास, अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अब ठीक, हमें क्या करना है, 12 स्लॉट का एक अल्टरनेटर बनाना होगा ना। अगर 12 स्लॉट का एक अल्टरनेटर मैं डिजाइन करूं तो कुछ इस तरीके का सर्कुलर बनेगा, यहाँ पे स्लॉट्स होंगे इस तरीके से। और मैंने अभी पीछे बताया था हमें क्या करना है, इसको बीच में से कट कर देना है और क्या करना है, लीनियरली अरेंज कर देने हैं। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हमने पीछे सीखा था, जस्ट उसी को मैंने यहाँ करा है। अब देखो करा क्या है, हमने लिया क्या है, हमने 12 स्लॉट लिए हैं। देखो 12 स्लॉट्स ले लिए, 12 स्लॉट का अल्टरनेटर था। ठीक है, और इसके अंदर हमें वाइंडिंग करनी है। नाउ सिंगल लेयर वाइंडिंग है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इज द सिंगल लेयर वाइंडिंग। तो यहाँ पे कंडक्टर कितने आ जाएंगे, तो हर स्लॉट में एक कंडक्टर आएगा, उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हर स्लॉट में एक कंडक्टर को पुट कर देते हैं इस तरीके से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। तो यानी कि 12 कंडक्टर्स हो गए 12 स्लॉट के अंदर, सिंगल एयर वाइंडिंग है। नाउ अब इनके कनेक्शन करने हैं, तो कनेक्शन के लिए थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आप जानते हो। सबसे पहले कैलकुलेशन की अगर स्टार्ट की जाए, ठीक है, तो हमारे पास कंडक्टर स्लॉट्स कितने हैं, हमारे पास टोटल जो स्लॉट्स हैं, टोटल स्लॉट्स वो कितने हैं, 12 हैं। अगर हम पोल पिच की बात करी जाए, पोल पिच का क्या मतलब होता है, पोल पिच का मतलब होता है कितने स्लॉट्स पर पोल। तो स्लॉट्स कितने हैं, 12 डिवाइड बाई पोल कितने, 2 पोल्स हैं, तो एक पोल के अंदर में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। यानी कि नॉर्थ के अंदर कितने होंगे, 6 होंगे, एक बार में 6 स्लॉट्स होंगे। और उसी समय साउथ के अंदर में भी 6 स्लॉट्स होंगे, 6 स्लॉट्स साउथ के अंडर में होंगे। ठीक है, तो ये हो गया पोल पिच। ठीक है, ये चीज निकाल ली हमने। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है अल्फा।
यानी कि स्लॉट एंगल। तो स्लॉट एंगल देखो 360 डिग्री, पूरा जो सर्कमफ्रेंस है यानी कि पूरा जो है ये 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। और यहाँ पे कितने स्लॉट्स हैं? 12 स्लॉट्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 12। तो 360 डिग्री 12 स्लॉट्स में बटा हुआ है। तो यहां से निकालो तो एक एंगल, एक स्लॉट का कितना एंगल हुआ? 12 थ्रीजा यानी कि 30 डिग्री, यानी कि एक स्लॉट का एंगल हो गया 30 डिग्री। ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा अल्फा मैकेनिकल एंगल हो गया। अब क्योंकि पोल्स कितने 2 हैं, यानी नंबर ऑफ पोल्स 2 हैं, तो ऐसे केस में हम जानते हैं अल्फा इलेक्ट्रिकल जो होता है वो इक्वल होता है अल्फा मैकेनिकल के। और ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से ये भी चीज क्लियर हो गई, यानी कि एंगल निकल के आ गया। पोल पिच निकाल ली 6। पोल पिच 6 का क्या मतलब हुआ उसको देख लेते हैं। पोल पिच 6 का मतलब हुआ कि 6 पोल्स में डिवाइडेड है, यानी कि अगर मैं पोल्स बनाना चाहूं, ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक नॉर्थ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल के अंडर में होंगे। और इसी तरीके से 7 से लेकर 12 तक ये पूरे क्या होंगे? साउथ पोल के अंडर में होंगे। ठीक है, तो ये हो गया पोल पिच का मतलब। पोल पिच जो आपने पढ़ी होगी, मैंने ऑलरेडी लेक्चर इस पे ले रखा है। तो पोल पिच का मतलब क्या हुआ कि कितने पोल्स के अंदर कितने स्लॉट्स हैं, एक पोल के अंदर कितने स्लॉट हैं। ठीक है, तो 6 निकल के आया, 2 पोल्स हैं, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम डेवलप हो गया। नाउ आगे चलते हैं, और क्या चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी? अब मुझे चाहिए वाइंडिंग की स्टार्ट करनी। अब देखो वाइंडिंग कौन सी? 3 फेज अल्टरनेटर है, तो 3 फेज वाइंडिंग करनी है। ठीक है, अगर 3 फेज वाइंडिंग की बात करी जाए, हमें कौन सी करनी? 3 फेज वाइंडिंग। 3 फेज वाइंडिंग करनी है, तो 3 फेज वाइंडिंग का मतलब मुझे क्या करना होगा? आर वाई और बी। ठीक है, आर वाई बी चाहिए होंगे। नाउ अब हमें स्टार्ट करना है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकालनी जरूरी है, जो कि है एम, यानी कि स्लॉट्स पर पोल पर फेज। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पोल के अंदर 6 स्लॉट हैं, तो भाई कितने स्लॉट एक फेज के हैं? ठीक है, ये जैसे मैंने बताया था एम क्या होता है? स्लॉट्स पर पोल पर फेज। यानी कि एम क्या होता है बता देता हूँ, ये हमने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। एम होता है तुम्हारा स्लॉट्स पर पोल पर फेज, यानी कि एक पोल के अंडर में एक फेज के कितने स्लॉट हैं। ठीक है, तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है? टोटल स्लॉट्स कितने? 12, फेज कितने? 3, और पोल्स कितने? 2। तो यहां से सॉल्व कर लो, 2 6 12 एंड 3 2 6, यानी कि 2 स्लॉट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? एम की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? आपकी एम की वैल्यू निकल के आ गई 2, यानी कि एक पोल के अंदर एक फेज के 2 स्लॉट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि नॉर्थ के अंदर 2 रेड के होंगे, 2 येलो के होंगे और 2 ब्लू के होंगे। यही तो मतलब हुआ एम का। तो सबसे पहले हम यहां बना लेते हैं, तो मान लेते हैं ये तुम्हारा रेड के हो गए। इसको मैं कलर भी मेंशन कर देता हूं, दिस वन इज रेड। तो एक हो गया R1 का स्लॉट हो गया, एक R2, यानी कि 2 कंडक्टर। ठीक है, 2 कंडक्टर के दो, एक सेम फेज के आर फेज के रेड फेज के 2 स्लॉट हो गए। तो यहाँ पे 2 कंडक्टर हैं, एक R1 कंडक्टर हो गया, एक R2 हो गया। नाउ आपको पता होगा, ये चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब भी हम कॉइलिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके की कॉइलिंग की जाती है, यानी कि ये होती कॉइल साइड 1 होती है, और ये होती है कॉइल साइड 2। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पुराने लेक्चर में देखे हुए हैं। तो अगर अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कोई भी जानकारी आपको नहीं दी गई है कि पोल पिच कितनी, सॉरी जो तुम्हारी कॉइल स्पैन रखना है वो कितना रखना है, यानी कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग है, फुल पिच है, ओवर पिच है। अगर कभी भी आपको इस तरीके की कोई भी जानकारी नहीं दे रखी, तो आप क्या लेंगे? फुल पिच लेंगे। तो फुल पिच का क्या मतलब हो गया? फुल पिच का मतलब हो गया कि कॉइल साइड 1 और कॉइल साइड 2 इनके बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री का डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल 180 डिग्री। ठीक है, कॉइल साइड 1 पे अगर मान लेते हैं R1 कंडक्टर रखा है, तो R1 डैश, यानी कि R1 डैश कहाँ रखोगे तुम? कॉइल साइड 2 का जो कंडक्टर होगा R1 डैश, वो कहाँ रखा जाएगा? 180 डिग्री के डिफरेंस पे रखा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या करा है? हमने इस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो, यानी कि यहाँ पे अगर मैंने R1 रखा है स्लॉट 1 में, ठीक है, तो इसकी जो कॉइल साइड होगी इस तरीके से जो जाएगी, वो कहाँ रखी जाएगी? R1 डैश जिसे कहूंगा, वो रखी जाएगी 180 डिग्री। अब 180 डिग्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल स्पेस अपार्ट कितना हुआ? तो 180 डिग्री कितने स्लॉट्स में? तो एक स्लॉट का एंगल अभी मैंने पीछे निकाला था, यहाँ पे आपको याद होगा, एक स्लॉट का एंगल निकल के आया था 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री निकल के आया था। तो यहां से हम क्लियरली मेंशन निकाल सकते हैं। तो एक 180 डिग्री का मतलब कितने स्लॉट हो गया? तो एक स्लॉट का मतलब हो गया 30 डिग्री, 180 का मतलब हो गया 180 डिवाइड बाई 30। ठीक है, 6 3 18, यानी कि 6 स्लॉट्स। ठीक है, तो 6 स्लॉट, यानी कि अगर R1 तुमने फर्स्ट स्लॉट में रखा है, तो R1 डैश यानी कि उसकी दूसरी कॉइल साइड कहां पे रखेगी? 1 + 6 = 7। याद होगा आपको, इसी तरीके से हम लोग निकालते थे डीसी मशीन में। लैप और वेव वाइंडिंग जब करते थे, तो वहां पे बैक पिच, ठीक है, वाई बी, वाई फ्रंट पिच, ये सब निकालते थे। बिल्कुल कुछ इसी तरीके की वाइंडिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने 1 निकाला, यानी कि अगर R1 हमने फर्स्ट स्लॉट में रखा है, तो R1 डैश यानी कि जो दूसरी उसकी कॉइल साइड है, वो कहाँ रखोगे? वो रखोगे तुम 6 स्लॉट के बाद। क्यों 6 स्लॉट के बाद? क्योंकि 6 स्लॉट जो है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रख रहे हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं फुल पिच की, फुल पिच।
ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर क्वेश्चन में दे रखा होता कि आपकी कितनी है 150 डिग्री है, यानी कि शॉर्ट पिच है। अगर आपको ये दे रखा होता है शॉर्ट पिच है, और कितना शॉर्ट पिच है, शॉर्ट पिच बाई 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री का शॉर्ट पिच दे रखा होता तब कितने में करते, तो 150 का निकल के आता शॉर्ट पिच, यानी कि तब दोनों कॉइल साइड जो है वो कितने होती, R1 और R1 डैश जो है वो कितने डिफरेंस पे होता, 150 डिग्री पे होता। और 150 का मतलब कितना होगा, 150 डिवाइड बाई 30 यानी कि 5। तो यानी कि अब जो इनके बीच का गैप होता R1 और R1 डैश का, वो कितना होता, 5 स्लॉट्स का होता। तो उस केस में क्या होता, अगर R1, उस केस में अगर इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए, जब हम लोग शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते 150 डिग्री की 30 डिग्री शॉर्ट, तो R1 अगर तुमने 1 में रखा होता तो R1 डैश कहाँ रखोगे, 1 + 5 = 6 में रखते। लेकिन क्योंकि ये फुल पिच है, तो फुल पिच का मतलब 180, तो 1 + 6 = 7। ठीक है, ये मैंने ये वाला जो पूरा केस दिया है, ये मैंने एक साइड में एक शॉर्ट पिच का केस बता दिया है, ये पूरा यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक एग्जांपल आपको समझा दिया कि अगर कभी भविष्य में शॉर्ट पिच की अगर वाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी तो वहां क्या करना होगा। ठीक है, तो बस सिंपली आपको इसी तरीके से करना है। तो 180 निकल के आया, यानी कि अगर R1 यहाँ पे है, R2 यहाँ पर है, ठीक है, तो R1 डैश कहाँ होगा उसको बना लेते हैं। तो R1 डैश तुम्हारा 1 + 6 = 7, यानी कि ये होगा तुम्हारा R1 डैश, और उसके बाद आएगा R2 डैश। जैसे ये R1 डैश है, वैसे ही ये जो होगा वो R2 डैश होगा। ठीक, अब देखो वाइंडिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, ये वाला कंडक्टर लेंगे R1, ये कंडक्टर R1 डैश से जुड़ा होगा, ये रहा। ठीक है, ये सप्लाई आ रही है R1 में गई, उसके बाद ये इस तरीके से कॉइल गई, ये R2 में गई, और R2 से जाने के बाद ये जो है R2 डैश में गई, एंड दिस वन इज, ये जो निकल के आया, दिस वन इज R फेज। ठीक है, ये एक फेज की वाइंडिंग हुई। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं वाई और बी की, यानी कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग बैलेंस सप्लाई की बात करते हैं, तो अगर हम लोग बैलेंस्ड 3 फेज सप्लाई की बात करते हैं, बैलेंस्ड 3 फेज सप्लाई, तो उसकी आपको कंडीशन याद होगी, मैंने बताया था क्या कंडीशन होती है इसकी। अगर ये हमारा आर है, तो इससे 120 डिग्री स्पेस इलेक्ट्रिकली अपार्ट कितना होता था, 120 आर वाई होता था, और इससे 120 डिग्री डिफरेंस पे लैग पे होता था बी, और ये 120 डिग्री मैंने बताया था तुम्हें कौन सा होता था, इलेक्ट्रिकल एंगल होता था, ये इलेक्ट्रिकल एंगल। ठीक है, नाउ अगर बात कर लें यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में, तो R1 हमने किया हुआ है, आपने R1 किया है, R1 के बाद जो Y आएगा उसके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए भैया, 120 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। R के बाद जब Y आएगा तो 120 डिग्री का क्या मतलब हो गया, 120 डिग्री का मतलब हो गया 120 डिग्री डिवाइड बाई 30 = 4 स्लॉट। समझ में आ रहा है। तो देखो स्लॉट एंगल का कितना अहम रोल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो स्लॉट एंगल, यानी कि अगर तुम्हें ये 3 फेज वाइंडिंग करनी है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक है स्लॉट एंगल और एक है एम, यानी स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है, ये दो चीजों को निकालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे स्लॉट एंगल कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, सॉरी स्लॉट कितना निकल के आया, 4 स्लॉट निकल के आए, यानी कि आर और वाई के बीच में जो स्लॉट का डिफरेंस है वो कितना है, 4 स्लॉट का है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो देखो अगर R1 तुमने किया था 1 पे, तो y1 जो करोगे वो कितने करोगे, वो 1 + 4 = कहाँ करोगे, 5 पे करोगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। और ये 5 पे करोगे, R2 तुमने किया था 2 पे, तो y2 कहाँ करोगे, y2 तुम करोगे 2 + 4 = 6 पे। तो यानी कि 5वें स्लॉट में करोगे, 5th स्लॉट में, और 6th स्लॉट में y को लगा दो। तो जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पे वापस से। तो हमने अब क्या करना है, y को ले लेते हैं, y को हम लोग येलो से दिखाएंगे। ठीक है, तो एक तो 5वें स्लॉट में आपने अभी देखा था, एक तो 5th स्लॉट में आ जाएगा y1, यहाँ पे आ गया y1 फेज, और दिस वन इज द y2। ठीक है, बात समझ में आ गई, y1 y2 आ गया। नाउ सिंपली अब इनकी जो, ये तो एक कॉइल साइड हो गई y1 y2 की। ठीक है, पॉजिटिव कॉइल साइड, नेगेटिव कॉइल साइड भी तो होगी ना, y1 डैश और y2 डैश, वो कहाँ होगी, तो 6+, यानी कि अब हमें क्या करना है, हमने ये देखा कि हमारे पास जो कॉइल साइड निकल के आई y1 जो है वो हमने करा है, y1 किस में करा है, 5 और 6। ठीक है, तो y1 आपने करा, y1 करा आपने 5th में, और y2 करा आपने 6th में। तो अब 180 डिग्री का इनके बीच में भी, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये y1 है तो ये हो गया y1 डैश, और इनके बीच में कितना 180 डिग्री सेम रखना है, फुल पिच रखनी है। तो 180 डिग्री मतलब 6 स्लॉट्स, तो 5 + 6 = कितना हो गया, 6 5 11 आ गया, 11th स्लॉट आ गया निकल के। ठीक है, और इसी तरीके से 6 + 6 = कौन सा आ गया, 12th स्लॉट आ गया निकल के। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो 6 + 6 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 12 स्लॉट आ गया, यानी कि 11th और 12th स्लॉट में जाके ये वाइंडिंग एंड अप होगी। नाउ इसको कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने क्या करा है, इसको बना लेते हैं। दिस वन इज y1 y2, तो 11th स्लॉट में y1 डैश आएगा, और 12th स्लॉट में y2 डैश। ठीक है, तो यानी कि अगर वाइंडिंग की बात करी जाए तो ये कंडक्टर यहाँ से चलेगा, ये ये जाएगा y1 डैश में, देन
ये यहाँ से निकल के y2 में जाएगा, देन इसको कनेक्ट करेगा y2 डैश एंड दिस y2 डैश से हम लोग बाहर निकाल लेंगे, दिस वन इज y फेज। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी, बिल्कुल बहुत इजीली समझ में आ रही होगी। आई होप इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने किसी भी तरीके का डाउट नहीं छोड़ा है, हर चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करके समझा रहा हूं। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। अब यहां तक हो गया वाई की बात, अब हम लोग करते हैं बी की बात, यानी कि ब्लू फेज की। तो बी फेज की बात कर लेते हैं। बी फेज, बी फेज क्या होगा आपका, बी जो होगा वो क्या होगा, वाई से बी, वाई से क्या करेगा 120 डिग्री के, इसके बीच में कितना डिफरेंस होगा, 120 डिग्री का डिफरेंस होगा। यानी कि अगर y1 जो है तुमने किस पे किया था, y1 आपने किया था 5th स्लॉट में। ठीक है, तो जो b1 होगा वो कितना होगा, वो इससे कितना होगा 120 डिग्री के डिफरेंस पे। 120 का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है 120 का मतलब, 120 का मतलब होता है 120 डिवाइड बाई 30, यानी कि 4 स्लॉट का डिफरेंस। तो 5 प्लस, तो b1 कहाँ होगा 5 प्लस 4 यानी कि 9th स्लॉट में। ठीक है, इसी तरीके से b1 होगा, इसी तरीके से y2 है वो कौन से स्लॉट में, वो है 6th स्लॉट में। तो इससे 120 डिग्री जो डिफरेंस पे होगा b2 वो कितना होगा 6 प्लस 6 स्लॉट प्लस 4 यानी कि 10th स्लॉट में। तो 10th और 9th स्लॉट जो होंगे ये बी के हो जाएंगे, पॉजिटिव बी के। ठीक है, उसको बना लेते हैं। ओके, तो यहां से शुरू करते हैं। तो 9th स्लॉट से हम लोग का ये हो गया तुम्हारा b1। ठीक है, तो दिस वन इज b1 एंड दिस वन इज b2। ठीक है, तो यहाँ से ये वाइंडिंग समझ में आ गई, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी ये वाइंडिंग। ठीक है, ये वाइंडिंग जाएगी, अब देखो ये जाएगी कहाँ पे, यानी कि ये तो एक कॉइल साइड हो गई, ये अभी हमने जो निकाला ये हमने पॉजिटिव कॉइल साइड निकाल ली। नाउ इनकी एक और कॉइल साइड भी तो होगी, यानी कि बी डैश होगी, वो कहाँ होगी, तो उसको देख लेते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर b1 तुम्हारा 9th स्लॉट में है, b1 आपका 9th स्लॉट में है, तो 180 डिग्री स्पेस अपार्ट रखना है। 180 डिग्री का मतलब 6 स्लॉट्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो 9 में 6 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 स्लॉट के बाद। तो देखो मशीन जो है वो 12 स्लॉट की है, यानी कि, और मैंने बताया था कि मशीन को हमने क्या करा है 12 के बाद एंड नहीं है, 12 के बाद हमें वापस से यहाँ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है एक सर्कुलर में अरेंज है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो 12 के बाद क्या होगा, ये सर्कुलर में क्योंकि अरेंज है तो ये घूम के आएंगे। तो 12 के बाद 6 जोड़ो तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि तीसरे में आएंगे। और इसी तरीके से B2 को जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि चौथे स्लॉट में जुड़ेंगे। ठीक है, तो फुल पिच के लिए क्या होगा यहाँ पे, इसको बना लेते हैं। यानी कि ये B1 जो जाएगा वो 3rd स्लॉट में जाएगा, और 3rd स्लॉट में इस तरीके से बना देते हैं, ये आ गया 3rd स्लॉट में, ये आ गया तुम्हारा 9th स्लॉट से 9th। ठीक है, और ये जैसे हम लोग याद करो डीसी मशीन में ऐसे ही तो करते थे, आपको याद होगा। उसके बाद ये घूम के जाएगा आपका वापस से, ये जाएगा तुम्हारा 10th स्लॉट के लिए, ये रहा 10th स्लॉट वाला, ये आया है आपका कहाँ से आया है 3rd स्लॉट से आया है। और 10th स्लॉट वाला जब कहाँ जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 4th स्लॉट में, और 4th स्लॉट में इस तरीके से एंटर करेगा। दिस वन इज द, ये कहाँ से आ रहा है, ये आएगा 10th से, और ये जो 4th स्लॉट में एंटर करेगा यहाँ पे आपकी कॉइल जो होगी वो एंड अप होके ये तुम्हें दे देगी RYB फेज। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके की जो आपका अरेंजमेंट निकल के आया, तो आई होप समझ में आ गई होगी। ये होगी तुम्हारी सिंगल लेयर वाइंडिंग हो गई होगी। नाउ इसमें मैंने कोई भी तरीके का आपको डाउट नहीं छोड़ा है, किसी भी तरीके का डाउट आपको इस केस में तो नहीं होना चाहिए मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने सारी चीजें लगभग लगभग कवर कर दी हैं कि ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अब एक चीज और रह गई, फेज स्प्रेड निकालना। ठीक है, फेज स्प्रेड को और निकाल लेते हैं, फिर हमारा ये फाइनल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो फेज स्प्रेड, फेज स्प्रेड, फेज स्प्रेड कितना होता है, फेज स्प्रेड होता है तुम्हारा कितने स्लॉट्स, सॉरी कितने स्लॉट्स एक फेज के, एक पोल के अंडर में है। तो देखो यहाँ से देख के भी डायरेक्ट बता सकते हो, 2 स्लॉट्स हैं। देखो देखो नॉर्थ के अंडर में 2 रेड के हैं, 2 वाई के हैं, 2 बी के हैं। तो यानी कि एक फेज का कितने स्लॉट है नॉर्थ पोल के अंडर में, 2 स्लॉट है ना। तो वही चीज है, यानी कि एम की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले आएगा एम, ये होता है एम इंटू अल्फा। एम कितना है, एम है तुम्हारा 2, और अल्फा कितना है 30 डिग्री। तो देखो ये कितना निकल गया 3 इंटू 2, यानी कि 60 डिग्री का फेज स्प्रेड है। तो ये जो वाइंडिंग की गई है, तो ये जो सिंगल लेयर वाइंडिंग हमने अभी परफॉर्म की थी पीछे, सिंगल लेयर वाइंडिंग, इसका फेज स्प्रेड कितना था, तो इसका फेज स्प्रेड था 60 डिग्री का फेज स्प्रेड था। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 60 डिग्री फेज स्प्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फेज स्प्रेड का मतलब क्या हुआ, इसको इसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार और बता चुका हूं मैं पहले, लेकिन फिर से, कि ईच फेज, यानी कि हर फेज, चाहे आर हो चाहे वाई हो, ईच फेज स्प्रेड, स्प्रेड इन 60 डिग्री अंडर वन पोल, यानी कि अंडर वन पोल, यानी कि एक पोल के अंडर
एक पर्टिकुलर पोल के अंदर हर फेज जो है वो 60 डिग्री में फैला हुआ है, ठीक है, एक पोल के अंदर। तो नॉर्थ पोल के अंदर रेड जो है वो 60 डिग्री में, देखो यहाँ पे देख सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से कि देखो अगर इस पर्टिकुलर बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 स्लॉट में फैला हुआ है रेड पोल, तो ये हो गया एम। और इसका अगर एंगल निकालोगे तो एक स्लॉट का जो एंगल है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है ये 30 डिग्री की, तो दो की डिस्टेंस कितनी हो गई 60 डिग्री। तो देखो रेड पोल कितने में है, ये पर्टिकुलर एंगल कितना है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। तो देखो नॉर्थ पोल के अंदर एक फेज कितने एंगल में फैला हुआ है, कितने में फेज स्प्रेड है, 60 डिग्री में एक फेज स्प्रेड है, ठीक है। तो यही चीज मतलब होती है, यानी फेज स्प्रेड का मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको हो गया होगा, अब तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट छोड़ता हूँ कि अगर हम लोग, अच्छा एक चीज मैंने आपको याद करो पुराने लेक्चर में बताई थी कि जनरली, ये चीज मैं पुराने लेक्चर में बता चुका हूँ कि जनरली जो सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है तो वो उसमें 60 डिग्री का फेज स्प्रेड जो होगा जब भी हम लेंगे तो हमेशा सिंगल लेयर वाइंडिंग में ही लिया जाएगा। अगर आप 120 डिग्री का फेज स्प्रेड ले रहे हो तो वो सिंगल लेयर में पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो पता लगाने की कोशिश करें कि वाई 120 डिग्री फेज स्प्रेड इज नॉट पॉसिबल इन सिंगल लेयर वाइंडिंग, ठीक है। यानी कि सिंगल लेयर वाइंडिंग के अंदर, सिंगल लेयर वाइंडिंग के अंदर 120 डिग्री का फेज स्प्रेड क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेम डायग्राम लेते हैं, या मतलब सेम क्वेश्चन यही वाला उठा लेते हैं, लास्ट स्लॉट बना लेते हैं। तो दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 12 स्लॉट्स हो गए, क्लियर हो गए यहाँ पे। नाउ इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये 12 स्लॉट तैयार हो गए। अब की हमने क्या करा, 120 डिग्री का फेज स्प्रेड लिया हुआ है, ठीक है। तो 120 डिग्री यानी कि हमने ऑलरेडी लिया हुआ है फेज स्प्रेड इक्वल टू 120 डिग्री। नाउ फेज स्प्रेड अगर 120 डिग्री लिया है तो इसमें एम कितना हो जाएगा, स्लॉट्स पर पोल पर फेज। तो स्लॉट्स पर पोल पर फेज कितना, तो यहाँ से इसको याद होगा आपको, फॉर्मूला निकाल लेते हैं, एम इंटू अल्फा होता है, ठीक है। अल्फा 30 डिग्री ऑलरेडी था, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री डिवाइड बाई 30 डिग्री यानी कि 4। यानी कि सोचो कि चार जो पर्टिकुलर स्लॉट्स हैं वो एक 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 फेज के 4 स्लॉट एक पोल के अंडर में होंगे। यानी कि अगर हम बात करते हैं, और पोल पिच कितनी है आपके पास, पोल पिच है आपकी 6, पीपी हमेशा फिक्स ही रहेगी, पीपी यानी स्लॉट्स कितने टोटल 12 हैं, पोल कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। यानी कि यहाँ से लेके 6 तक नॉर्थ पोल है और 7 से लेके यहाँ तक क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, अगर सिंगल लेयर वाइंडिंग तुमने की है तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक में एक एक कंडक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाउ अब 4 स्लॉट तो केवल आर फेज के हैं, ठीक है। तो अगर आर फेज की बात कर ली जाए, सबसे पहले आर फेज बनाएंगे और हमें क्या करना है, 4 स्लॉट, यानी कि ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ठीक है। तो सोचो 4 स्लॉट तो तुमने एक ही वाइंडिंग को दे दी, एक फेज को दे दी, अब बचा हुआ वाइंडिंग कैसे करोगे, चाहिए ना। अब बात कर लेते हैं 120 डिग्री स्पेस अपार्ट, ठीक है। अब बैलेंस सप्लाई का क्या मतलब हुआ, बैलेंस सप्लाई का मतलब हो गया ये, यानी कि आर वाई बी और इनके बीच में 120 डिग्री का अंतर। तो अगर R1 मैंने रखा है फर्स्ट स्लॉट में, ठीक है, तो Y1 कहाँ रखूंगा, Y1 रखूंगा 1 प्लस में, और 120 डिग्री का मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाई 30 इक्वल टू, यहाँ से निकाल सकते हो 4, यानी 4 स्लॉट बाद, तो यानी 4 इक्वल टू 5। तो फिफ्थ स्लॉट से तुम्हारी Y शुरू हो गई, ठीक है, फिफ्थ स्लॉट से आपकी, यानी कि यहाँ से लेकर Y, ये लो, तो ये हो गई, ये हो गया तुम्हारा Y1 Y2 Y3 Y4, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे Y फेज के, दिस वन इज R फेज, ये हो गया Y फेज के, ठीक है। ये हो गया R, ठीक। अब B करोगे तो B भी तुम क्या करोगे, 5 + 4 = 9, तो B कहाँ आएगा, B यहाँ से आ गया, यानी कि ये तुम्हारे पूरे पूरे हो जाएंगे B, क्लियर हो गया। यानी कि ये हो गया तुम्हारा B1 B2 B3 एंड B4, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब जरा एक बात सोच के देखो, तुमने सबकी पहली कॉइल साइड तो प्लेस कर दी, दूसरी कॉइल साइड कहाँ प्लेस करोगे, क्वेश्चन समझ में आया। यानी कि देखो अभी मैंने पुराना जो डायग्राम बनाया था, अगर हम प्रीवियस डायग्राम से कंपेयर करें जिसके अंदर फेज स्प्रेड 60 डिग्री था, तो वहां पे देखो मैंने क्या करा था, R1 और R2 लिया था, R1 R2 क्या था तुम्हारा यहाँ पे, ये लिया है, और इनकी कॉइल साइड, यानी कि R1 की कॉइल साइड थी R1 डैश, वो यहाँ रखी थी, और R2 की कॉइल साइड थी R2 डैश, उसे यहाँ रखा था, ठीक है, क्योंकि जगह थी। लेकिन अगर हम 120 डिग्री का यहाँ पे कर देते हैं फेज स्प्रेड 120 डिग्री, तो देखो अब आर की, यानी कि सबकी सिंगल सिंगल कॉइल साइड तो आ गई, लेकिन इनका जो सेकेंडरी कॉइल साइड है, यानी कि एक मैंने बताया था ना, कॉइल की 2 साइड होती है, एक प्राइमरी साइड लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो सबकी देखो आर हो गया, चाहे वाई हो गया, चाहे बी हो गया,
तीनों की यहाँ पे यानी कि लेफ्ट कॉइल साइड तो आ गई सब में आर वाई बी, लेकिन भैया जो सेकेंडरी साइड होती है यानी कि आर डैश वाई डैश और बी डैश ये कहाँ है? ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई एक स्लॉट में तो एक ही कंडक्टर रखना है, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए इसीलिए यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से हमें सिंगल एयर वाइंडिंग के अंदर 120 डिग्री का फेज स्प्रेड नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने सिंगल एयर वाइंडिंग की है तो वहां पे 120 डिग्री का स्प्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो सारी कॉइल की केवल सिंगल सिंगल कॉइल साइड ही प्लेस कर पाओगे। उसकी जो सेकेंडरी कॉइल साइड है वो कहाँ रखोगे? ठीक है, वहीं पे क्या होता, अगर डबल लेयर होता तो डबल लेयर का मतलब एक के अंदर दो दो कंडक्टर हम लोग रख सकते थे, ऐसे कर लेते। ठीक है, ये आ गए, एक ही कंडक्टर और आ जाता। अब देखो हो जाता है यहाँ पे। अब R1 जो होता है मैंने बताया था कितना होता है, 1 + 6 होता है 180 डिग्री का मतलब, तो 1 से कॉइल चलती और छठा कौन सा, ये वाला, तो नीचे वाले में चली जाती। ठीक है, फिर यहाँ आती, इसमें जाती और ये जाके नीचे वाले में जाती और यहाँ से हमें आर वाइंडिंग मिल जाती। तो दिस वन, ये कौन सी वाइंडिंग हो गई? ये हो गई डबल लेयर, ये हो गई डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, तो डबल लेयर वाइंडिंग क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ये आपके कोर्स के बाहर का टॉपिक है, कभी और मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेक्चर बना दूंगा। तो आई होप समझ में आ गया कि क्यों 120 डिग्री स्पेस अपार्ट पॉसिबल नहीं है सिंगल लेयर वाइंडिंग में। अगर आपको 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रखना है, फेज स्प्रेड रखना है, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब आप क्या करोगे, डबल लेयर वाइंडिंग लोगे। क्योंकि अगर सिंगल लेयर वाइंडिंग करोगे तो सबकी एक एक कॉइल साइड आके रह जाएगी, यानी कि आर वाई वी की एक एक कॉइल साइड तो आ जाएगी, लेकिन जो उनकी सेकेंडरी कॉइल साइड है वो प्लेस करने की कहीं पे भी जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैंने इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, इसको इतना सिंपल बनाया है कि आप किसी भी कोई भी आपने बुक पढ़ी हो या कुछ भी ना पढ़ा हो, आप बिल्कुल नए हो तब भी लेक्चर आपको समझ में आ जाए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, कोई डाउट रह गया तो वो भी बता सकते हो, मैं उसके ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वो सीरियस डाउट होगा तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर सेपरेट लेक्चर ही बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।